अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील है और मैं आपको अपने चैनल डिज़ाइन पोरिया में खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी कोरल ड्रा की 11th क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगॉन टूल के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कोरल ड्रा के अंदर बिल्ट इन कुछ शेप्स होती हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि आप उन शेप्स को किस तरह यूज़ कर सकते हो और अपने डिज़ाइन को और अपनी डिज़ाइन बनाने की स्पीड को किस तरह बेहतर कर सकते हो। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें एक दफ़ा लाजमी देख लें ताकि आपके मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको टूल्स की समझ आ सके। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली डिज़ाइन पोरियम के चैनल के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर मिल जाएंगी। आप अगर वीडियोज़ के टाइप के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर जिस रूटीन के साथ मैंने वीडियोज़ को अपलोड किया है उसी रूटीन के साथ आपको यहाँ पर तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ कोरल ड्रा की क्लासेज में ही इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको कोरल ड्रा की प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप वहाँ पर ईजीली कोरल ड्रा की क्लासेस को नॉन स्टॉप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और मैं आपको बताता चलूं कि हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर आर्टिस्टिक मीडिया को पढ़ा था, जो कि टूल बार के अंदर 6 नंबर पे एक टूल है। ठीक है, आर्टिस्टिक मीडिया, जिसके ऊपर एक स्टोक की शेप बनी हुई है। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली है रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और साथ में पॉलीगॉन टूल के ऊपर है। सबसे पहले यहाँ पर मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप यहाँ पर बॉटम राइट पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के नाम से। ठीक है, ये किस तरह काम करते हैं मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूं। आप सिंपली अपनी फंक्शन कीज के साथ F6 प्रेस करेंगे, मींस जो आपकी ऊपर F कीज होती हैं, अगर आप उसमें से F6 को प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पर रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं पेज को ताकि आपको देखने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो सके। रेक्टेंगल टूल को मैं दोबारा वापस सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं यहां पर सबसे पहले एक बॉक्स लगा लेता हूं। ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल बेसिकली अगर तो आपने एक बॉक्स लगाया है जिसकी विड्थ लेफ्ट टू राइट ज्यादा है या बॉटम टू हाइट जो है वो ज्यादा है, मतलब उसकी चारों साइड्स एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर तो चारों साइड्स के अंदर फर्क है तो ये आपका रेक्टेंगल काउंट होगा। अगर चारों साइड्स आपकी इक्वल हैं तो ये फिर आपका बॉक्स काउंट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर साइज ले रहा हूँ उसका कुछ भी, ये तकरीबन मैंने इस तरह से साइज दे दिया, डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर लेफ्ट टू राइट ये थोड़ा सा ज्यादा है और ऊपर से नीचे की तरफ ये थोड़ा सा कम है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई। अच्छा, रेक्टेंगल जब आपके पास आएगी तो ऊपर आपके पास प्रॉपर्टीज बार के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर आपने मेरी सबसे पहली क्लास देखी हो तो उसके अंदर मैंने इस रेक्टेंगल टूल को काफी वहां पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आज हमने सिर्फ रेक्टेंगल टूल पे ही स्पेसिफिकली बात करनी तो मैं इसको मैक्सिमम क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को आप किस तरह यूज कर सकते हो, वो आप करने का आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल है, आपके पास उस पर प्रॉपर्टीज बार आ जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज बार के अंदर सबसे पहले आपकी जो बार है उसके अंदर आपको इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल जाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट किस पॉइंट्स के ऊपर है। ठीक है, वो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसकी विड्थ और हाइट, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर mm के अंदर विड्थ है, मैं पहले साइड पे क्लिक करता हूँ पिक टूल के साथ तो मेरे ऊपर पिक टूल की जो है वो ऑप्शंस आ गई। यहाँ पर मिलीमीटर है, मैं इनको इंचीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इंचीज आ गई। अब मैं इस बॉक्स को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें मेरे पास हाइट और विड्थ आ गई। यहाँ पर अगर आप 6 कर दें और नीचे 4 कर दें तो आपके पास वही सेम रेशो आ जाएगी जो ऊपर आपने डिफाइन की है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मैं काम कर रहा हूं, मुझे ये वाली जो साइड की स्पेस है मुझे तकरीबन 8 चाहिए, लेकिन उस 8 के मुताबिक ही जो इसकी हाइट है वो खुद ब खुद सॉफ्टवेयर डिफाइन करे। तो आपने क्या करना है, सिंपली अगर थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर एक लॉक का निशान बना हुआ है। अभी ये लॉक ओपन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये लॉक लग जाएगा, मतलब लॉक ऐसे शो होगा जैसे लॉक बंद है। बंद से मुराद ये है कि अब अगर आप एक जगह पे वैल्यू दोगे तो दूसरी अपनी आप वैल्यू चेंज हो जाएगी एज पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट में अंदर आपने उसे कितनी वैल्यू दी। मैं यहाँ पे अगर 8 कर देता हूं तो अब उसने खुद ब खुद डिफाइन कर दिया, अगर 8 करते हो तो प्रोपोर्शनली इसकी जो हाइट है वो 5.333 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं नीचे 8 कर दूंगा तो ऊपर वो 12 कर देगा कि अगर आप नीचे 8 कर रहे हो तो इसकी टोटली हाइट 12 बनेगी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आप इनकी हाइट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसी लॉक को ओपन कर दोगे तो अगर आप ऊपर 8 है इसे 10 कर दोगे तो नीचे वाली हाइट को फर्क नहीं पड़ेगा। उसे फर्क तब पड़ेगा जब इसे मैन्युअली आप यहाँ पे एंटर करके 10 बाई 10 का कर दोगे और यहाँ पे आपके पास एक 10 बाई 10 का बॉक्स आ गया। इस बॉक्स को मैं साइड से पकड़ता हूँ और शिफ्ट के साथ प्रेस करके अंदर की तरफ छोटा कर देता हूँ। मेरे पास ये प्रोपोर्शनली छोटा हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोपोर्शनली छोटा करना है तो आपने किसी साइड से भी उसे पकड़ के, बेसिकली तो अगर आपने प्रोपोर्शनली छोटा करना है तो आपके बेसिकली 4 कॉर्नर्स होते हैं, आपने उनकी तरफ से ही उन्हें सिलेक्ट करना है। मतलब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो और शिफ्ट प्रेस कर दो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट प्रेस, यहाँ से सिलेक्ट करो और प्रेस कर दो और यहाँ से सिलेक्ट करो और आप
इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप इन साइडों से करोगे तो ये पिचक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइडों से करोगे तो सिर्फ वो 2 साइड से प्रोपोर्शनली से छोटा करेगा, और अगर ऊपर से करोगे तो वो ऊपर से 2 साइड से करेगा। 4 साइड से करना तो अपने साइड से पकड़ना है इसे। अच्छा, इसके बाद आ जाती है रोटेशन। रोटेशन है कि इसे आप एंगल दे सकते हो। मैं इसे 45 का एंगल दूंगा तो ये 45 की तरफ घूम जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसे फिल भी कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप फिल कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो आप इसकी आउटलाइन को बदल सकते हो। ये वो चीज़ें जो मैं अपनी पहली क्लासेस के अंदर क्लियर बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसके आउटलाइन के अंदर आओगे तो आप इसे क्यों थोड़ा सा बढ़ा दोगे, 3 कर दोगे, ओके कर दोगे, तो इसकी आउटलाइन यहाँ पे थिक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ से आउटलाइन को थिक करना है आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पर एक पेन का आइकन बना है, उसके अंदर आप पॉइंट डिफाइन कर सकते हो कितनी आपके पास आउटलाइन होनी चाहिए। मैंने 36 की, ये मैक्सिमम होगी। इसे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 8, ठीक है। ये मेरे पास आउटलाइन आ गई। आप इसका कलर चेंज कर लो या जो मर्जी करो, इसके साथ वो होता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ कि मैंने इसे सिलेक्ट किया, रोटेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो है आपके पास एक आ जाता है मिरर हॉरिजेंटली और आ जाता है मिरर वर्टिकली। ये क्या चीज़ है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो ये है कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसको मैं कलर दे रहा हूँ रेड, ठीक है। इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, इतना टॉप लेफ्ट, फिर इसे मैं बना रहा हूँ एक, इसे मैं कर रहा हूँ बॉटम राइट, इसे मैं कलर दे रहा हूँ क्या नाम है ऑरेंज, और इनको मैं पकड़ के राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ, नहीं तो कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप से ये होता है कि सारा फिर एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन आप इसे बाद में अनग्रुप या ग्रुप कर सकते हो। अब इसके साथ क्या है, आपने यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैंने इसे साइड पे रखा। आप चाहते हो कि यार मैंने बेसिकली यही शेप रखनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फ्लिप हो जाए। फ्लिप से मुराद ये होता है कि आपका जो ये वाला एरिया वो इस साइड पे आ जाए और ये वाला एरिया दूसरी साइड पे चले, मतलब लेफ्ट राइट को मूव हो जाए और राइट लेफ्ट को मूव हो जाए। मिरर इसी तरह ही है कि अगर आप एक शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको अपना जो व्यू है वो मिरर नजर आता है। अगर आप कभी सेल्फी लेते हो तो उसके अंदर भी आपको मिरर नजर आता है। वो अलग बात है कि आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, आप ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपकी सेल्फीज भी एग्जैक्टली वही आती हैं जो आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। सिंपली या तो फिर यह है कि मैं इसे इस साइड पे पकड़ूं, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करूं और इस तरफ मूव कर दूंगा तो ये बगैर हिले ये मूव होगा और ये मिरर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह नहीं करना चाहता। मैं अब इसे पकड़ूंगा और मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, इधर करूंगा तो ये सारी स्पेस से अपनी हटके यहाँ पे आ गया। उसके लिए क्या होगा, पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि आप इसका कंपैरिजन कर सको, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी लेफ्ट क्लिक किया मैंने यहाँ पर, ऊपर जब मैं आया यहाँ पे आ गया मिरर हॉरिजेंटली। अगर आप मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरी जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो चेंज हो गई है। पहले ये वाला बॉक्स जो कि इस साइड पे आप देखें तो राइट पे नज़र आ रहा था, अब ये लेफ्ट में शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मिरर वर्टिकली, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें अब ये मेरा बॉक्स ऊपर चला गया या नीचे चला गया। इस तरह आप शेप्स को फ्लिप कर सकते हो। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इससे अनग्रुप कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रुप और अनग्रुप का भी थोड़ा सा मज़ा है, लेकिन मैं इनको बताता हूँ आपको, लेकिन अभी वो थोड़ा सा आगे हैं, उससे पहले मैं पिछले पॉइंट कवर कर दूँ। इसे मैं रेड कर रहा हूँ। अच्छा, अगर अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मिरर का भी, एंगल का भी, मिरर वर्टिकली, मिरर हॉरिजेंटली, ये क्या होते हैं। अब इसके आगे आ जाती हैं आपके पास 3 ऑप्शंस। ये 3 ऑप्शंस बेसिकली आपके पास इसके जो कॉर्नर्स हैं उसे राउंड या मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह, अगर तो आप इसकी पहली जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करते हो और बाद में आप शेप टूल सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखो कि क्लिक करके जैसे आपने ड्रैग किया तो इसने इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंड कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो अब जो कॉर्नर्स राउंड हुए थे वो पहले बाहर की तरफ थे, अब वो अंदर की तरफ हो गए। लेकिन आप इसे अभी भी सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे आप उसके मुताबिक उसके कॉर्नर्स को सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिंपली एक आ जाता है चैम्फर्ड। चैम्फर्ड में होता है वो बिल्कुल एक कट बन जाता है, ठीक है। आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास आती है 3 किस्म की ऑप्शंस कि आप 3 किस्म के आप यहाँ पर कॉर्नर्स बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद आती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर जो आपका लॉक है वही काम करेगा जो यहाँ पर इसने किया कि अगर तो आप लॉक कर दोगे तो वो प्रोपोर्शनली सबको बड़ा या छोटा करेगा, लेकिन अगर आप लॉक ओपन कर दोगे तो मैन्युअली आपको सारे कॉर्नर्स की पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर इसे राउंड कॉर्नर कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर 0.901 शो हो रहा है ना, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1.5 इंचज़,
तो देखें सारे 1.5 इंचेस पे हो गए और ये 1.5 इंचेस पे ही राउंड रेडियस कॉर्नर हो गया इसका। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ और अगर मैं इसे अब यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो आप देखें इसने सिर्फ इसी को बढ़ाया है लेकिन दूसरों को नहीं बढ़ाया। अगर आप चाहते हो यार मैं इसे भी कर दूँ, इसे आप करते हो मैं 2 कर दूँ, इसे 2 कर दें ये 2 हो जाएगा, ये उतना ही बड़ा, मैं इसे 3 कर देता हूँ ये 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे चारों कॉर्नर्स की वैल्यू चेंज है। अगर अब यहाँ पर मैं इसे लॉक दोबारा करता हूँ और अब मैं किसी एक जगह पे वैल्यू बदलूंगा ना, 2 करूंगा, तो ये प्रोपोर्शनेटली सबकी वैल्यूज बदल देगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको ये उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है, वो है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। ये बेसिकली थोड़ी सी आपको मददगार इसलिए है कि जब इसे आप सिलेक्ट करते हो तो जहाँ मैक्सिमम वो कर्व बना सकता है वो बनाता है, जहाँ पे आपको कर्व नहीं बना के दे सकता वहाँ पे ये आपको क्लियरली गाइड कर देता है। ठीक है, तो ये इतनी मैंने कभी मेरे इस्तेमाल में नहीं आई क्योंकि हम रूटीन में इतनी ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं और इनके कॉर्नर्स राउंड करते हैं, तो मेरे मुताबिक इतनी खास नहीं है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ गया मेरे पास पेन टूल। पेन टूल मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप इसकी कोई भी थिकनेस ले सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरे पास कोई भी आउटलाइन नहीं लगी हुई, तो इसने थिकनेस यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, अपनी कलर पैलेट में राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पर आ गई मेरी आउटलाइन। अब मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और 3 करूँगा या 2 करूँगा, तो अब देखें उसके मुताबिक यहाँ पर मेरे पास आउटलाइन आ गई। अच्छा, आउटलाइन की आप शेप चेंज कर सकते हो, आप ये दे दो ये शेप हो गई, आप ये दे दो ये आपकी शेप हो गई, मतलब आप आउटलाइन के स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी तरह मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि एक आपके पास आ गया रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट टूल पढ़ाऊंगा। टेक्स्ट टूल के अंदर मैं रैप टेक्स्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह काम करती है एक ऑब्जेक्ट के मामले में। तो अभी के लिए इसे स्किप कर दें। बाकी ये है कि टू फ्रंट ऑफ लेयर टू बैक ऑफ लेयर, उससे यही है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसे मैंने ये वाला कलर दिया हुआ है, अगर अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा या सिंपली इसे सिलेक्ट करके अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसके पीछे चला जाएगा। अब क्योंकि पहले मैंने इस पर क्लिक किया था और कोई ऑप्शन नहीं, तो अब से मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो ये आगे आ जाएगा। ये आगे पीछे करने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ये आपको टूल मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू। अच्छा, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी पिछली भी क्लासेस के अंदर, लेकिन मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सिंपल आउटलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी भी साइड पे बना लेता हूँ ताकि मेरे पास सोर्स पड़ा रहे। अच्छा, अब मैं इस पर बात करता हूँ कि यहाँ पर एक रेड ऑब्जेक्ट है जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं और उसकी आउटलाइन जो है वो सियान है, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आउटलाइन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, और अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इनर साइड पे जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मेरे पास कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा ना तो उससे क्या होगा, कन्वर्ट टू कर्व करने से ये सिर्फ चेंज आएगी कि अभी अगर मैं शेप टूल सेलेक्ट करके इसके कॉर्नर्स को राउंड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है। लेकिन अगर मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा, जैसे ही मैं कर्व करूंगा तो यहाँ पर आपको चेंज नज़र आएगी। यहाँ पर अभी आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है और साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सॉलिड लाइन होगी और यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट ख़त्म हो गए। अच्छा, यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर अब वही चीज़ होगी जो कि आपने क्लास 5th के अंदर पढ़ा था फ्री हैंड टूल के बारे में। फ्री हैंड टूल के अंदर फिफ्थ नहीं थी, 5th तो हमारी कुछ और क्लास थी, ये तकरीबन बनती थी 9 या 8 समथिंग, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका भी लिंक दे दूँगा। तो मैं आप आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। तो मैं यहाँ बताता हूँ, अब यहाँ पर ये बेसिकली आपके पास एक शेप बन गई है। अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करूँगा तो अब ये मेरे पास एक फ्रीली शेप बन गई है। अब मैं इसे मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, इसमें नोड्स ऐड कर सकता हूँ और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। और ये शेप टूल के साथ किस तरह काम करेंगी इसके लिए आप मेरी शेप टूल की क्लास देख लें या उसके साथ मेरी फ्री हैंड टूल की क्लास देख लें, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी तरह अभी तो ये मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो ये आउटलाइन बदल रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे मैंने ब्लैक कर दिया, अगर मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके पहले मैंने सिंपली कंट्रोल क्यू किया था, अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दूंगा ना तो देखें अब क्या चेंज आई। चेंज ये आई कि जो आउटलाइन थी वो अलग हो गई, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। इसे तो मैं दोबारा आउटलाइन दे सकता हूँ फिर, ठीक है, इसे मैं आउटलाइन दे सकता हूँ
और आउटलाइन की जो थिकनेस है इसे मैं 5 कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास आउटलाइन दोबारा आ गई, लेकिन जो पहले आउटलाइन थी वो भी अलग होके एक ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट किस तरह बन गई कि आपने कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस किया था। इसके अंदर अगर आप फिल करोगे ना तो अब यहाँ पर इसके अंदर फिल होगा इतने एरिया में। अगर आप इसकी आउटलाइन लेना चाहते हो तो आउटलाइन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन अब एक अंदर की साइड पे होगी, एक बाहर की साइड पे होगी। ठीक है, इसकी आप थिकनेस भी बड़ी कर सकते हो, मैंने 2 कर दी। अब यहाँ पर अगर आपने मेरी ट्रिम और वेल्ड वाली क्लास देखी हो तो उसके अंदर मैंने आपको कंबाइन और अनकंबाइन बताया था। ये वही चीज़ बन जाती है जो हम कंबाइन करने से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आते हैं प्रॉपर्टीज बार के अंदर, तो जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पर ब्रेक अ पार्ट की आपको ऑप्शन मिल जाएगी जो कि उन टूल्स के साथ आपको मिल रही थी। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, और जो अंदर वाली साइड पे एक ऑब्जेक्ट पहले वाइट फील्ड था जो कि इसमें से नेगेटिव स्पेस में, मतलब इसमें से निकला हुआ था, माइनस हुआ था, वो भी वापस आ गया। अगर मैं अब इसे कलर करूँ तो इसमें भी आप कलर कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको सारी टूल की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगे कि मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टूल पे बढ़ता हूँ 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के अंदर। इसके अंदर तमाम चीज़ें वही होंगी जो मैंने आपको रेक्टेंगल टूल के अंदर पढ़ाई। ठीक है, वही चीज़ें हैं, सारी उसी तरह काम करेंगी, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेते हो और यहाँ पर एक आप रेक्टेंगल लगा देते हो, बाद में आप इस पर क्लिक करके इसे रोटेट करते हो थोड़ा सा। ये रोटेट मैं किस तरह कर रहा हूँ, मैंने कैसे किया, ये मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरी पुरानी क्लासेस पढ़ लें या उसको समझ लें। उसकी वजह यह है कि मैंने उनके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ये मेरा एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर मैंने आपको डे बाय डे नया टूल बताना है और उसी पे ही ब्रीफ देना है। अगर मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो बनाऊँ तो फिर तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता जाऊँ और वो तो बिल्कुल शॉर्ट होंगी। वो मेरा नेक्स्ट प्लान है, जब मैं ये कोर्स पूरा कर लूँगा तब मैं वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर ये 5 मिनट के अंदर टूल कवर हो जाएगा। अभी तो आपको 30 मिनट की वीडियो देखने में काफ़ी इश्यूज आते होंगे, लेकिन यकीन माने ये आपके लिए ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये कोई चीज़ें जल्दी नहीं सिखाता और इतना एलैबोरेट नहीं करता जितना अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो उसमें क्या होगा, रोटेशन के लिए आपको मैनुअली रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या काम करती है, वो कहती है कि आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जिस तरह हमारा फ्री हैंड टूल यूज़ होता था ना, ये उसी तरह आपको एक लाइन दे देती है। जैसे ही आपने किसी पॉइंट पे जाके आपने अपना क्लिक रिलीज़ किया और जैसे ही अब आपने नीचे या ऊपर की तरफ माउस को ड्रैग किया तो यहाँ पर ये आपके पास बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर आप शेप टूल सेलेक्ट करो और इसको पकड़ो, इसके कॉर्नर्स राउंड कर दो, बेशक चैम्फर कर दो, हर चीज़ वही सेम है। यहाँ पर सिर्फ आपको एंगल मिल जाता है। ठीक हो गया, इसे मैं कर रहा हूँ ख़त्म। अब बढ़ता हूँ, मैं आता हूँ एलिप्स टूल पे। एलिप्स टूल सेम वही चीज़ है जिस तरह रेक्टेंगल टूल है, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। वो क्या है कि आपने सिंपली यहाँ पे एक एलिप्स लिया। एलिप्स बेसिकली सर्कल को कहते हैं, लेकिन सर्कल के अलावा अगर थोड़ी सी भी इसकी शेप चेंज हो, अंदर की तरफ आप कर दो या इस तरह नीचे की तरफ कर दो तो शेप चेंज हो जाती है, इसलिए इसे एलिप्स बोला जाता है, नहीं तो इसे सर्कल बोला जाएगा। अच्छा, इसके अंदर विड्थ हाइट वही चीज़ें हैं, लॉग भी वही है, रेक्टेंगल मतलब आपका जो एंगल है वो भी वही है, मिरर भी वही है, हर चीज़ सेम है। लेकिन यहाँ पर आपको पिछले टूल के अंदर यहाँ पर मिल रहे थे कॉर्नर्स, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है पाई चार्ट की और साथ में आपकी आर्क चार्ट की, और यहाँ पे उनके भी एंगल मिल जाते हैं। ये काम किस तरह करते हैं, ये आपने पास एक सर्कल है, इसे अगर आप फिल करो तो ये फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पर ये पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो ये आपके पास एक पाई चार्ट देता है जिसके अंदर आप कुछ एरिया ख़त्म कर देते हो और कुछ रख लेते हो ताकि आप वैल्यू शो कर सको। अच्छा, अब यहाँ पे अगर दूसरी ऑप्शन को स्किप करके नेक्स्ट पे आ जाओ जहाँ पे एंगल हैं, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एंगल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 270 डिग्री का आपको एक कट मिल रहा है। ठीक है, अगर इसे कम करके आप कर दो 45 करोगे तो उसके मुताबिक ये अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, बाकी एरिया उसने ख़त्म कर दिया, बाकी इसने 45 का जो रह गया था उसने इसको छोड़ दिया। अगर मैं इसे यहाँ पर 270 की जगह 300 कर दूँ तो ये उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अगर मैं इसे यहाँ पर कर लूँ 45, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ से भी कम हो गया। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हो, नहीं तो शेप टूल पकड़ो
और मैन्युअली इन पॉइंट्स को पकड़ के बड़ा छोटा कर लो। ठीक है, अब आप इसको इधर से भी बढ़ा सकते हो, इधर से कम कर सकते हो, इधर से वापस लेके आ सकते हो और इधर तक लेके आ सकते हो। अच्छा, ये तो होगी एक चीज़ कि ये इस तरह हो सकता है। एक और ऑप्शन है जिसके अंदर आप सिंपली क्लिक करोगे तो ये आपके पास खाली आर्क बन जाएगी, फिर आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आर्क बन गई, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आउटलाइन आ गई और इसको मैं थिकनेस दे देता हूँ 4 की। ठीक है, ये मेरे पास अभी तो आर्क शो हो रही है, लेकिन अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सर्कल भी बन गया। एलिप्स पे आपने तो क्लिक कर लिया, लेकिन अब अगर आप पाई पे क्लिक करोगे तो ये पाई भी बन गई। जैसे ही आप आर्क पे क्लिक करोगे तो ये आर्क भी बन गई। अच्छा, इसके साथ आप एक पाई चार्ट कैसे बना सकते हो? सिंपली यहाँ पर मैंने एक लिया सर्कल, इसको मैंने फिल कर दिया रॉयल ब्लू, इसकी आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो है पाई को सिलेक्ट किया। ये वाला जो एरिया है मैं इसे नेगेटिव नहीं रखना चाहता, मैं बेसिकली इसे ऊपर की तरफ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर या तो सिंपली आप इसे फ्लिप कर दो। ठीक है, अगर आपने फ्लिप नहीं करना तो इसे यहाँ तक ले जाओ। ठीक है, और जो दूसरे वाला पॉइंट है उसे पकड़ के ऊपर ले जाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट बिल्कुल साथ मिल गए हैं, तो पहले आपको नीचे वाला थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। अब इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्लिप की कमांड इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के लिए या तो मैं इसे सिलेक्ट करके सिंपली अपने कीबोर्ड पर प्लस प्रेस करूँगा तो मेरे पास कॉपी बन जाएगी, नहीं तो मैं दोबारा जो है एक सर्कल लगाऊंगा और इसे सेंटर कर दूंगा। ठीक है, और इसे पेज डाउन कर दूंगा, शिफ्ट और पेज डाउन का बटन दबा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं नीचे जो है इसे कलर दे देता हूँ थोड़ा सा, क्या नाम है, सियान, और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर इतना एरिया आप किसी और चीज़ में डिफाइन कर सकते हो, नीचे वाला एरिया कुछ और चीज़ में डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो सिंपली इसकी जो आपका पास 5 इंचज़ का सर्कल है, आप इसे भी सिलेक्ट करो और इसे भी आप लॉक ऑन करके 5 इंचज़ कर दो, तो आपके पास ये पाई चार्ट बन जाएगा। आप कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक इसे कर दो। अच्छा, उसके लिए उसके बाद अगर आपके पास तीसरी वैल्यू है तो आप इसे सिंपली प्रेस करो प्लस, और आपके पास कॉपी बन गई। आप इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आओ। ठीक है, और इसे दूसरा कलर दे दो, तो आपके पास ये एक और शेप बन गई। अब यहाँ पर आप लिख दो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ये है, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, तो ये आपके पास एक पाई चार्ट बन गया। इस तरह ये काम करता है आपका सर्कल। ठीक है, बाकी चीज़ें वही सेम हैं जो कि मैंने आपको रेक्टेंगल के अंदर बता दी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और हम आ जाते हैं इसकी सेकंड ऑप्शन पे, 3 पॉइंट एलिप्स। 3 पॉइंट एलिप्स भी वही चीज़ है जिस तरह मैंने 3 पॉइंट रेक्टेंगल का बताया कि इसके अंदर अब आपको स्पेस मिल जाती है कि आप क्लिक करो, ड्रैग करो, जिस पोजीशन पे मर्जी ले जाओ और वहाँ पे आप जाके अपना एलिप्स लगा लो। ठीक है, बाकी चीज़ें सारी रिमेन सेम रहेंगी। ठीक हो गया, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलीगॉन टूल, लेकिन मैं पॉलीगॉन टूल को बेसिकली इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लग गया तो सारा जो लेक्चर है वो तकरीबन 1 घंटे के ऊपर चला जाएगा और वो आप कोई भी लोग देखना पसंद नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहूँगा कि मैं आपको इसका पार्ट 2 बना दूंगा, उसके अंदर मैं इन पॉलीगॉन टूल की और बाकी सारी एलिमेंट्स को कंप्लीट कवर कर दूंगा। तो आप मेरे पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपके सीखने के लिए ज़रूरी हैं। वो क्या है कि एक आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, रेड फिल कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसे फिल कर रहा हूँ ऑरेंज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड छोटा कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अगर तो आप इसे सिंपली पकड़ोगे और यहाँ पे रखोगे तो आपको सेंटर ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक कमांड होती है, वो क्या है कि आपने सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप सेंटर लाइन करना चाह रहे हो बाद में उसे सिलेक्ट करना। ठीक है, जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने सिंपली पहले सी प्रेस करना है। आपने सी प्रेस किया तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में चला गया, लेकिन ये बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पे था तो इसलिए सेंटर में आ गया। अगर यहाँ पर ये पड़ा हो तो आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट किया, सी प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गया। जैसे ही ई प्रेस करेंगे तो ये उसके भी सेंटर में आ गया। अच्छा, सी क्या करता है, सी बेसिकली अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो सी उसका जो ये वाला एरिया है ना, दिस वन लेफ्ट टू राइट, इस एरिया को वो सेंटर कंसीडर करता है। ठीक है,
इसे आपने सी प्रेस किया तो वो आपको इसके सेंटर में ले आएगा। लेकिन अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ई प्रेस किया तो वो उसके इस तरह जो अलाइनमेंट है वो इसे सिलेक्ट करता है। डिपेंड करता है कि जब आप ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो किस तरह और किस पोजीशन में है, तो वो आपको सी ई करने से वो बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सिंपली इसे ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो और पेज के सेंटर में लेके आना चाह रहे हो तो आपने सिंपली पी प्रेस करना है, पी फॉर पेन, तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और कमांड है जिससे आप इनको तमाम एजिस पे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मैं उनको बाद में बताऊंगा। वो बेसिकली होती है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। वो ये हैं जो मेरे सामने पैनल ओपन हुआ है, मैं ये यूज़ भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको तब बताऊंगा जब इसका टाइम आएगा कि मैंने अब आपको समझानी है। तो इस तरह ये आप काम कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है रेक्टेंगल टूल के अंदर जो मैं भूल गया बताना आपको, सॉरी, मैं आपको ये अब बताता चलूँ कि अगर आपके पास ये पेज है, आपने पेज का पूरा साइज़ लेना है और उसी साइज़ का एक बॉक्स लगाना है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि रेक्टेंगल टूल पे जाना है, डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो जो पेज का साइज़ लगा होगा तो उसके मुताबिक अपनी बाउंड्री लगा देगा। अब यहाँ पर आप कलर कर लोगे तो यहाँ पे ये कलर हो जाएगा और ये एज अ ऑब्जेक्ट ही आपके पास सारा काम करेगा। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने रेक्टेंगल टूल और एलिप्स टूल किस तरह यूज़ करना है। अब मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको पॉलीगॉन टूल और बाकी एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अगर इसकी कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस हो गई हो, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस उम्मीद के साथ मुलाकात होगी आने वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।